जब कदम आगे बढ़ते हैं तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह। हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, बहुत जल्द सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हमारे देश में लगभग 33 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से लगभग 12 करोड़ हेक्टेयर ऐसी भूमि है जो कि किसी न किसी रूप से कटाव का शिकार है। हम सभी जानते हैं कि बारिश में मिट्टी को नरम करने की क्षमता होती है और जब आसमान से काफी तेज बारिश होती है तो इसी के साथ ही मिट्टी का कटाव भी बहुत तेजी से होता है। मैदानी इलाकों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों में समस्या और भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि जब बारिश होती है तो मिट्टी लुढ़क कर पानी के साथ नीचे आ जाती है और ये मिट्टी नदी और नालों में घुल जाती है, जिससे खेती को किसी तरह का लाभ नहीं होता। लेकिन अगर इसी पानी को हम संरक्षित कर लें, यानी जल संरक्षण की विधि सीख लें, तो निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे कि कैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण कर सकते हैं और किसानों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की, जिसमें आज हम बात करेंगे मिट्टी, पानी और किसानी की। दूर दूर तक फैले आम के जो हरे भरे पेड़ आप देख रहे हैं, ये 20 साल पहले तक यहाँ नहीं थे। जिस मिट्टी में ये उगे हैं उसे बारिश का पानी अपने साथ बहाकर यहाँ तक लाया है। 2-3 दशक पहले इसे बंजर जमीन कहा जाता था, फिर हमारे वैज्ञानिकों ने इस पर मेहनत की। आज यहाँ आम के साथ साथ लीची भी उगाई जा रही है। ये जो आप ये खूबसूरत सा बाग पीछे देख रहे हैं, ये आमों का बाग, वैसे ही सामने लीची का बाग है। बताते हैं कि ये जो जमीन थी ना, पहले ये बंजर जमीन हुआ करती थी। इस बंजर जमीन को इस खूबसूरत बाग में कैसे तब्दील किया, आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जगमोहन जी है, साइंटिस्ट हैं, उनसे पूछते हैं कि बंजर जमीन को कैसे आपने खूबसूरत बनाया। आज से 2 दशक पहले जहाँ हम लोग इस समय खड़े हैं, ये एक रिवर बेड साइट थी। यहाँ पर एक नदी का रूप में थी। तो रिवर बेड का मतलब हमारे उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 2.73 हेक्टेयर एरिया जो है इस तरह से अवनत भूमि है, जो कि नदी खालों से जो बह के आते हैं, मिट्टी आती है, तो उसी रूप में ये भी एक जगह थी। और यहाँ पर हमने जैसे आपको बताया कि हमारा एक खूबसूरत मल्लिका जो एक वैरायटी है आम का एक बगीचा हम देख रहे हैं। तो ये पिछले 2 दशक से आप ये बहुत ही अच्छे इसमें कंडीशन में है। तो हमारे संस्थान ने अवनत भूमि के लिए बहुत सारी तकनीकें विकसित की है, जिसमें विशेषकर ये आम पर आधारित, लीची पर आधारित, कि उन अवनत भूमि में हम किस तरह से जो है अपनी भूमि की
प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं और अपने किसान भाइयों की आय को भी साथ साथ बढ़ाएं। ये जो अवनत भूमि है इसमें लगभग 80% बोल्डर है, तो 15% ग्रेवल्स एंड सैंड है और केवल 3 to 5% क्ले पार्टिकल है, जो आप मान सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये हम 1 घन मीटर का हम एक गड्ढा बनाया और उसमें जो है बाहर से अच्छी मिट्टी ला करके, और उसमें एक प्रोपोर्शन है कि हमने उसमें गोबर, मिट्टी और खाद का एक रेशो बना करके इसमें हम इसको गड्ढे को तैयार करके हम इसमें रोपण करते हैं। जो आप देख रहे हैं, जो हमारा ये जो बगीचा है, तो ये इसी तरह से हमने इसको बनाया गया है। इसको बोलते हैं माइक्रोसाइट इंप्रूवमेंट, कि जो हमारी जो प्रेजेंट जो बोल्डर से सैंड है उसको हम निकाल करके इसमें हम अच्छे तरह से इसे वैज्ञानिक विधि से ये इसको हम लोग तैयार करते हैं। और इसका मैं बता देना चाहता हूँ कि शुरू के ये कृषि वानिकी पद्धति में भी यहाँ पर आपको इधर उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बहुत ही प्रचलित है। तो इसमें हमने जैसे भी हम जो रिवर बेड एरिया है, अवनत भूमि है, इसका जो अगर हमको नया बगीचा बनाना है तो शुरू में 1 घन मीटर का 1 मीटर क्यूब का हम गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे में से हम बोल्डर्स को अलग कर देते हैं और उसमें जो है बाहर से मिट्टी को एक्सपोर्ट करते हैं। वो उन्नत जो उपजाऊ मिट्टी है उसमें थोड़ा सैंड मिला करके, गोबर मिला करके जो है उसमें हम इसको गड्ढे को तैयार करके फिर उसमें हम वृक्षारोपण करते हैं। तो इसमें जो है हमने ये देखा कि 4-5 साल के बाद जो है इसमें जो है हमारे फलाना शुरू हो गए, और शुरू के 5 साल तक जो है हमने, जैसे मैं पहले ही बताया कि हमने इसमें जो है जो इंटरक्रॉपिंग है, अंतर फसल भी हमने उसमें ले सकते हैं। तो इसमें पौधे से पौधे की दूरी 8 मीटर है और इसमें जो है तोरिया और लोबिया इसमें इनिशियली हमने जो है इसमें क्रॉप के रूप में लिया। उसके बाद हमने हल्दी लिया। तो इसमें नेट प्रॉफिट की बात करें जो 10 साल के बाद जो है, तो इसमें हमारे पास जो है 1.5 लाख रुपए हमको नेट बचत है। तो हम कह सकते हैं कि जो इस तरह अनुपजाऊ भूमि है उसमें मैंगो और लीची ये बहुत ही उपयुक्त है। गुआवा, ये तीनों हम इसका जो है ये माइक्रोसाइट इंप्रूवमेंट करके हम अपने जो किसान भाइयों को कह सकते हैं कि आप जो है इस तरह की जो कृषि पद्धतियां हैं ये अपनाकर अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। पानी और मिट्टी दोनों के संरक्षण में बांस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तेजी से बढ़ जाने के कारण ये बहुत कम समय में अपने छत्र को बंद कर लेता है। जाहिर है, जमीन पर गिरने से पहले बारिश की तेज बूंदें पत्तियों से टकराकर बिखर जाएंगी और उनमें बहुत ज्यादा मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाने की क्षमता नहीं रहेगी। इसके अलावा बांस की घनी जड़ें भी मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं और उसे बहने नहीं देती। जैसा कि आप सभी किसान भाई लोग जानते होंगे कि बांस जो है पूरे विश्व भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। अगर हम बात करें तो लगभग जो है एक दिन में ये लगभग 3 फुट की ऊंचाई ले लेता है। और भारत का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो भारत नंबर 1 आता है। बांस का जो है सबसे ज़्यादा बांस हमारे भारत में ही है। और अगर हम जैव विविधता में बात करें तो भारत का नंबर इसमें दूसरा आता है। और अगर हम बांस के उपयोग की बात करें तो हर जगह इसका उपयोग है। हमारे पैदा होने से लेके हमारे मरने तक जो कि हमारी आखिरी यात्रा होती है वो भी बांस पे होती है। तो इसका उपयोग जो है, चाहे आप फर्नीचर में कहिए, चाहे आप पेपर मेकिंग में कहिए, चाहे आप हैंडीक्राफ्ट में कहिए, तो हर क्षेत्र में बांस का उपयोग है। चाइना में लगभग बांस के 1500 से ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। और अगर हम उत्पादकता की बात करें, चूंकि हम नंबर 1 है क्षेत्रफल में, लेकिन हमारी उत्पादकता बहुत ही कम है। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना की उत्पादकता जो है 50 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की है। और अगर हम भारत की बात करें तो मुश्किल से 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष बांस ही हमारी उत्पादकता है। तो हमने एक अध्ययन किया कि ऐसा क्यों है। तो हमने ये पाया कि जो हमारे उत्तर भारत में जो प्रजातियां हैं बांस की, लगभग जो है मेजॉरिटी ऑफ बांस जो हम कहेंगे तो हमारे 2 ही प्रजातियां हैं। एक तो लाठी बांस है, एक कांटा बांस है, और दोनों की उत्पादकता बहुत ही कम पाई गई है। तो ये जब हमने इस चीज़ को देखा तो हमने कहा क्यों ना कि हम उच्च उत्पादकता वाली बांस की प्रजातियां हैं जो उत्तर भारत में लेके आए। तो हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है एक इंटरनेशनल नेटवर्क ऑन बैम्बू एंड रैटन एक संस्था है, उनके साथ हाथ मिलाया। और यहाँ पे भी हमने जो है उत्तराखंड में उत्तराखंड बैम्बू एंड फाइबर डेवलपमेंट बोर्ड है, उनके साथ हाथ मिलाया। और हमने यहाँ पे एक नई कार्य परियोजना शुरू की जिसमें हम बाहर से बहुत सी कमर्शियल प्रजातियाँ को यहाँ लेके आए और यहाँ पे हमने जो है बंजर भूमि में उन प्रजातियों को लगा के देखा।
और हमने ये पाया कि कुछ एक प्रजातियां हैं, जैसे बैम्बूसा बाल्कुआ है, बैम्बूसा वल्गैरिस है, बैम्बूसा न्यूटन्स है, इनकी यहाँ पे उत्पादकता बंजर भूमि में काफ़ी उपयुक्त पाई गई। और अगर हम बात करें तो लगभग जहाँ पे हमारे पास लाठी बांस 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष दे रहा था, वहीं पे हमारे को इन प्रजातियों से, जो अच्छी हमारी प्रजातियां हैं बाल्कुआ, वल्गैरिस और न्यूटन्स, इनसे हमारी जो है उत्पादकता लगभग 28 से 30 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक नाप ली गई। उत्पादकता के अलावा जो है बांस का एक बड़ा जो उपयोग है वो मृदा एवं जल संरक्षण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें, बांस चूंकि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, तो ये अपना छतर जल्दी से कैनोपी को, छतर को बंद कर लेता है और जो वर्षा का वेग है उसको कम करता है, और जिससे मृदा क्षरण को ये कम कर देता है। इसके अलावा जो बांस का जड़ तंत्र है, इसमें राइजोम सिस्टम होता है जो आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, और इसमें बहुत सारी घनी जड़ें भी होती हैं, और ये जो घनी जड़ें हैं ये मिट्टी को जकड़ के रखती हैं। इसीलिए हमारे जो पूर्वज जितने भी थे वो बांस को नदी और नालों के किनारे लगाते थे, ताकि इसमें मिट्टी का बहाव कम हो सके। इसके अलावा बांस के पत्तों की मल्चिंग भी की जाती है, जिससे हमारा जो है वाष्पीकरण जो है मिट्टी से वो भी कम होता है। और अगर हम एक और चीज़ देखें, जो बांस की पत्तियां जब ये नीचे गिरती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बांस की पत्तियां नीचे गिरती हैं। हमने एक यहाँ पे प्रयोग किया और ये पाया कि लगभग बांस की पत्तियां 10 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक नीचे गिरती हैं, और ये जो है जब ज़मीन पे गिरती हैं तो मृदा को जो है सुधारने का भी ये कार्य करती हैं। और हमने ये देखा कि इससे हमारी जो है ऑर्गेनिक कार्बन और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ये सब जो है मिट्टी में अधिक मात्रा में पाई गई, और काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट हमने देखी। इसलिए अब जो है लोग काफ़ी किसान भाई जो है अब बांस लगा भी रहे हैं और इससे काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं। देहरादून टू दिल्ली में, दिल्ली हाईवे में इतना प्राइवेट नर्सरीज है, बट वो लोगों किसान भाई को इतना क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल देता नहीं। बट हम लोगों शुरू किया ये पॉलियोस 2014-15 में थ्रू दी हेल्प ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। उन्हीं ने फंडिंग किया, उसी का ये पॉलियोस वगैरह बेड मटेरियल सब कुछ हमको प्रोवाइड किया। हम गवर्नमेंट का थ्रू हम तैयारी करने लग गए। हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ जरूरी अध्ययन किए हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि बांस लगाने के बाद मिट्टी के कटान में कितनी कमी आई। अध्ययन में पाया गया कि बांस लगाने से पहले जिस जगह पर साल भर में 22 टन प्रति हेक्टेयर मिट्टी कट जाती थी, वो बांस लगाने के बाद 1 टन से भी कम रह गई। इसलिए देहरादून में बांस की हाईटेक नर्सरी तैयार की गई है। दूसरी ओर बांस का पौधा किसानों के लिए भी फायदेमंद है। अगर आप अपने खेत में इसे बोते हैं तो काटने के लिए किसी तरह की अनुमति नहीं चाहिए, और अगर आप इसमें 1 रुपए की लागत लगाते हैं तो बदले में 3 रुपए की कमाई होगी। अब सवाल उठता है कि कैसे पता चले कि साल भर में कितनी मिट्टी कट कर आई है। जवाब उदित मिश्रा के पास है, जो भारतीय मृदा एवं जल अनुसंधान संस्थान में तकनीकी सहायक हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम किस प्रकार मृदा जो बह के आती है जल के साथ में, उसके हम सैंपल कैसे लेते हैं और उनका एनालिसिस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो हमारा कार्य क्षेत्र होता है, जहाँ पर हमारा फील्ड होता है, उसमें जब भी वर्षा पड़ती है तो उसका कुछ भाग मृदा के अंदर जाता है और कुछ भाग जल के साथ बह करके मृदा नीचे आती है। तो उन चीज़ों को, उस मृदा को हम किस प्रकार से नापते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमारी प्रति वर्षा में या प्रति सीजन में कितना मृदा का नुकसान हुआ है, कितनी मृदा हमारी जल के साथ बह करके चली गई है, उपजाऊ मिट्टी बह गई है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास कई सारी मेजरिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं हमारे संस्थान के एक्सपेरिमेंट्स में, जैसे मल्टी स्लॉट है, टिपिन बकेट है, और इसके अतिरिक्त हमारे पास जो है स्टेज लेवल रिकॉर्डर्स हैं। तो उनसे हम क्या करते हैं, मशीनों में एक विशिष्ट प्रकार का टैंक होता है जिसमें जल जो इकट्ठा होता है, बहा हुआ जल होता है, वो एकत्रित होता है एक जगह। उसका हम क्या करते हैं, मिला करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना करके उसका एक सैंपल लेते हैं। 100 ml का एक सैंपल हम इस बोतल में लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक सैंपल दिख रहा होगा, इस बोतल में एक ये सैंपल 100 ml का ले करके इसको हम इसको अपने लैब में लाते हैं, और इसका हम 10 ml का इस प्रकार के बीकर होते हैं, जिसमें से हम पिपेट की सहायता से 10 ml सोल्यूशन इसमें से निकालते हैं। फिर हमारी हॉट प्लेट में इकट्ठा करके रखते हैं बीकर में, ताकि उसको पूरी तरीके से वाष्पन करके उसका जल को सुखाया जा सके।
तो हमारा जितना भी उस बीकर में मिट्टी इकट्ठा होती है 10 ml के हिसाब से, वो हमारी बताती है कि हमारा प्रति लीटर कितना मिट्टी हमारी जल के साथ बह के आई है। और उसको हम फिर गणित के हिसाब से कैलकुलेट करके हम प्रति मतलब पर हमारे एरिया के हिसाब से कितना लीटर हमारा जल का बहाव हुआ उसको मशीन से नापते हैं पहले से ही। और इसके अलावा प्रति लीटर में कितने हमारे मिट्टी का बहाव हुआ उससे हम कैलकुलेट करके पर हेक्टेयर कितना ग्राम या कितना केजी सॉइल का लॉस हुआ, कितना मिट्टी का बहाव हुआ, वो हम कैलकुलेट करते हैं। देश की आबादी बढ़ रही है। बढ़ती आबादी के लिए ज्यादा भोजन की जरूरत होगी। इसके लिए हमारे पास दो ही विकल्प हैं। एक, कम जगह में ज्यादा फसल उगाना और खराब जमीन को खेती योग्य बनाना। हिमालय की गोद में इन दोनों ही विकल्पों पर बखूबी काम हो रहा है। जल संरक्षण करके एक ही खेत से 3-3 फसलें ली जा रही हैं और बंजर भूमि को कारगर बनाया जा रहा है। हमारे वैज्ञानिक मिट्टी और जल संरक्षण को लेकर नई नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं। वैज्ञानिक जब तक अपने स्तर पर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक ये किसानों तक नहीं पहुंचाते हैं। हमारे किसानों का भी कहना है कि नई तकनीक के इस्तेमाल से वो मिट्टी और जल का संरक्षण कर पा रहे हैं और इससे उन्हें काफी लाभ भी हो रहा है। आइए देखते हैं। भारतीय मृदा एवं जल अनुसंधान संस्थान के पास 136 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिस पर अलग अलग तरह के रिसर्च चल रहे हैं। इनमें से 20 हेक्टेयर पर खेती हो रही है, जबकि 50 हेक्टेयर क्षेत्र वन के अंतर्गत हैं। यहाँ की गई रिसर्च की बुनियाद पर नई नई तकनीक विकसित की जा रही है और फिर उन्हें किसानों तक पहुँचाया जा रहा है। हमारा पीछे हमारा फार्म का रिसर्च फार्म का लैंड यूज मैप है। हमारा लैंड यूज टोटल एरिया 136 हेक्टर है। आउट ऑफ 136 हेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड एक्सपेरिमेंट 18 हेक्टर 20 हेक्टर का आसपास है। फिर हार्टिकल्चर बेस्ड एक्सपेरिमेंट 20 हेक्टर का आसपास है। 1 हेक्टर में घास लैंड है, 1 हेक्टर का फिश पॉन्ड है और 50 हेक्टर का आसपास प्योर फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट बेस्ड एक्सपेरिमेंट लैंड है। सो हमारा लैंड यूज ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे फ्रॉम नियरली 1 किलोमीटर लेंथ एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारा रिसर्च फार्म में एक फार्म पॉन्ड है। ये अप्रॉक्सीमेटली 1 हेक्टर का अराउंड 1 हेक्टर का एरिया है। इसमें हम बारिश का टाइम में पानी सारे खेत से ऊपर से हमारा फार्म फील्ड हमारा एक्सपेरिमेंटल फील्ड ऑल फार्म एरिया में पानी इधर ड्राइन करके इधर आएगा, इधर हार्वेस्ट करेंगे नीचे। फिर ये हार्वेस्ट करके बारिश का टाइम में हार्वेस्ट करेंगे, वो पानी इधर स्टोर होएगा, हार्वेस्टेड पानी इधर स्टोर करेंगे। फिर ऑफ सीजन में व्हेन ये गेहूं का टाइम में ये क्रिटिकल टाइम में इरिगेशन बारिश नहीं होएगा, वो टाइम में जरूर CRI बोलता है ग्राउंड रूट इनिशिएशन टाइम, वो टाइम में पानी हम ये हार्वेस्टेड वाटर हम उधर इरिगेशन करेंगे। इसमें हम लोगों का यील्ड इंक्रीज होएगा। और ये हार्वेस्टेड पानी में ये पानी स्टोरेज होता है ना, इसमें हम फिश कल्चर कर सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी। ये एक इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है। हम पानी स्टोर करके ये पानी हम वाटर हम क्रॉप का गेहूं का क्रिटिकल टाइम में पानी इरिगेशन कर सकता है। ये हमारा फार्म का ग्रास वाटर वे। इसमें क्या ये एक टेक्नोलॉजी है। ये क्या है, ऊपर से हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंटल फील्ड में पानी ये ग्रास वाटर में डाइवर्ट करके हम आउटसाइड नीचे पॉन्ड देगा ना, उधर तक ये आउटलेट तक जाएगा। इसमें नया है, ये टेक्नोलॉजी में सॉइल वाटर कंजर्वेशन का हेल्प करेंगे। इसमें हम ये कैनाल में बीच में ग्रास प्लांटेशन करेंगे। हमारा फार्म में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसका नाम कंजर्वेशन बेंच टेरेस। ये एक्सपेरिमेंट का मेन फोकस है सॉइल एंड वाटर का कंसर्व करना है। इसमें हम लोग ये एक्सपेरिमेंट का साइज 1 हेक्टर का है। इसमें अलग अलग ट्रीटमेंट है। इसमें क्या है, मेन फील्ड में स्लोप लैंड होता है। 4% का स्लोप, एग्जाम्पल 4% का स्लोप है। उसमें स्लोप में कम पानी रिक्वायर का क्रॉप ग्रो करेंगे। बारिश का टाइम में मक्का ग्रो करेंगे। फिर डाउन में एक पोर्शन कैविटी टाइप में बना के पानी उसमें वाटर स्टोर होता है, मिट्टी पानी उधर हार्वेस्ट करके उसमें वो एरिया में ज़्यादा पानी केयर्ड क्रॉप, एग्जाम्पल
उधर ग्रो करेंगे। इसमें क्या बेनिफिट है, स्लोप से लेस वाटर लविंग क्रॉप ग्रो करेंगे। उसका मिट्टी कोई भी एरोशन करके आएगा वो इम्पाउंडमेंट में ट्रैप करके पानी एंड सेडिमेंट वो विद इन द फील्ड में ट्रैप हो जाएगा, उसमें मिट्टी पानी सेव हो जाएगा। फिर वाटर लविंग क्रॉप उधर ग्रो कर सकता है। फिर आर्ट प्लॉट है, उसका ऊपर आर्ट प्लॉट में पानी सब इधर ये पॉन्ड में आके हार्वेस्ट होएगा। हार्वेस्ट होने के बाद ये फार्म पॉन्ड में पानी फॉरेस्ट का टाइम में हार्वेस्ट होने के बाद ये पानी इरिगेशन यूज़ करेंगे रबी सीजन में। गेहूं में कब पानी क्रिटिकल पानी रिक्वायरमेंट टाइम में। सो ये थोड़ा अच्छा एक एक्सपेरिमेंट ऑन गोइंग है। इसमें हम लोग का सॉइल एंड पानी वाटर कंजर्व कर सकता है। आप हमारे जो पीछे देख रहे हैं ये है ड्रोन। इसके बारे में सर, ड्रोन टेक्निक के बारे में कुछ बताएं कि क्या चल रहा है, किस तरह से किसानों को फ़ायदा हो रहा है। जी, इसमें अच्छा क्या है, हम नॉर्मली हम किसान लोग एक दवाई स्प्रे करेंगे, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड स्प्रे करेंगे। 1 हेक्टर का कम से कम 500 लीटर पानी यूज़ करता है। फिर उसका कम से कम हम स्प्रेयर ऑपरेट करेंगे और ट्रैक्टर में ये मैनुअल ऑपरेटेड स्प्रेयर में करेंगे, कम से कम मिनिमम 5 आवर्स से 8 घंटा टाइम लेता है। बट ये नया टेक हमारा ड्रोन से क्या करेंगे, हम लोग का मैक्सिमम 40 लीटर पानी में हम कर सकता है 1 हेक्टर एंड विद इन 30 मिनट्स हम ये कवरेज कर सकता है। दिस लार्ज स्केल कवर कर सकता है। इसमें हम लोग का बहुत पानी सेविंग हो जाएगा और फार्मर्स का टाइम बहुत कम हो जाएगा। एंड आल्सो रेगुलर कांटेक्ट, फार्मर्स लोग अपना स्प्रेयर पीछे रख के डेली वॉक करके ना स्प्रे करता है, उतना वेट लोड नहीं होना है, डायरेक्ट केमिकल बॉडी में हेल्थ में टच होता है। सो इसमें हम लोग का वो इफेक्ट फार्मर्स का हेल्थ सेफ्टी हो जाएगा, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा एंड यूनिफॉर्म स्प्रे लार्ज एरिया क्विक में कर सकता है। तो आप हमारे जो पीछे ये ड्रोन देख रहे हैं, इसमें 2 तरह के ड्रोन हैं। एक तो ये जो ड्रोन है इसको खेती में यूज करते हैं और इसको सर्वे में यूज करते हैं। तो सर इसके बारे में डिटेल में बताएंगे किस तरह इसका यूज होता है। इसका नाम स्मॉल कैटेगरी ड्रोन है। स्मॉल कैटेगरी ड्रोन है, इसमें हम 10 लीटर पानी मैक्सिमम पेलोड में रख सकता है। एंड ऑल्सो ये ड्रोन थोड़ा अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें कोई भी जहाँ में सडनली खेत के अंदर कुछ बड़ा ट्री है, कुछ इलेक्ट्रिकल लाइन है, वो कुछ पोल है, कुछ है ना, उसका रेस्ट्रिक्शन ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस वो है, सेंस करके ना वो करके थोड़ा उसमें एक्सीडेंट नहीं करेंगे। इसलिए इसका रेट इस 10 लाख का आसपास है। इसका एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास इधर है एक सर्वे ड्रोन है, कैम DJI मैट्रिक्स 300 है। एक अच्छा ड्रोन है, सोफिस्टिकेटेड ड्रोन है। इसका कम से कम ऑल सेंसर इंक्लूड एवरी सोफिस्टिकेटेड मिलके 20 लाख का हम खरीदा। ये हम लोग का पर्पस क्या है, हम फील्ड का कोई भी स्लोप है, हम लोग का इसका फील्ड का स्लोप डेरिव करना है, फील्ड का नाप सर्वे करना है बहुत, और वाटरशेड सर्वे, लार्ज स्केल फील्ड वाटरशेड वाला फील्ड में का सर्वे करना है। ये हेल्पफुल है। टोटल एरिया का बाउंड्री हम मार्क कर सकता है, टोटल एरिया हम स्प्ले करके इमेज ले सकता है। इमेज लेने के बाद हम कंप्यूटर में एक प्रोग्राम है Pix4D फील्ड मैपर सॉफ्टवेयर है, उसमें सारे एक सेकंड में इमेज ले लेंगे, कम से कम 1000 इमेज ले लेंगे, सबका असेंबल करके वो वाटर सेट का ओवरऑल लुक हम लोग का मिल जाएगा। फिर उसका बाद उसका हम प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर में डाल के उसका डिजिटल एलिवेशन सरफेस मॉडल तैयार कर सकता है। मिट्टी में कुल 17 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इनमें से कुछ मुख्य तत्व होते हैं जबकि कुछ सूक्ष्म। मिट्टी कितनी उपजाऊ है ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें पोषक तत्वों की मात्रा कितनी मौजूद है। संस्थान में कुछ ऐसी मशीनें हैं जो मिट्टी की पोषकता का पता लगाती हैं। फिर उसी के आधार पर मिट्टी को खेती के लिए तैयार किया जाता है। कृषि विशेष में जो बात कर रहे हैं मिट्टी और जल संरक्षण की, देहरादून में एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, वहां पर हम आए हुए हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये लैब है जहाँ पर मिट्टी की जांच होती है। मिट्टी की जांच कैसे होती है इसकी पूरी जानकारी देखें। हमारे साथ हैं साइंटिस्ट हैं त्रिशा राय जी, आप उनसे जानते हैं कि किस तरह से इसमें मिट्टी की जांच होती है, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या हो रहा है बताएं। मृदा की जांच के बारे में अभी पीछे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, तकनीक है ये नाइट्रोजन डिटर्मिनेशन की। इसमें हम मिट्टी में पाए गए कितने मात्रा में नाइट्रोजन अवेलेबल है ये हम जांच करते हैं। इसको ज़ेल्डाल डिस्टिलेशन यूनिट कहा जाता है और इस ज़ेल्डाल यूनिट डिस्टिलेशन यूनिट के साथ हम लोग मृदा में
जितने परसेंटेज नाइट्रोजन है वो डिस्टिलेशन के थ्रू यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है इसमें हम जानकारी हमें उपलब्ध हो जाती है। इसके साथ साथ पौधों में या पानी में जो हमारा नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो भी हम इस इंस्ट्रूमेंट के सहारे जानकारी हमें मिल सकती है। और इस लैब में अगर आसपास आप देखेंगे बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट्स है। हमारे मृदा जांच करने के लिए टोटल पोषक तत्व 17 पोषक तत्व होती है जो एक पौधा को जरूरी होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हम जिसे कहते हैं। उसमें 14 एलिमेंट की जांच हम लेबोरेटरी में करते हैं, बाकी कार्बन, हाइड्रोजन और फोटोमीटर के द्वारा किया जाता है। और बोरॉन, मोलिब्डेनम जैसी सूक्ष्म पोषक तत्व की जांच नॉर्मल टाइट्रेशन या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मीटर से भी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक जो पद्धति है उससे भी किया जाता है। क्लोरीन और निकेल का जांच जनरली हमारे प्रयोगशाला में नहीं की जाती है। इसके साथ साथ मृदा के साथ और भी पानी का जो पैरामीटर्स है, पानी में अगर नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, ये सब जांच भी होता है। और पौधों में जो पोषक तत्व है उसका भी जांच हम इस लेबोरेटरी में करते हैं। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये हमारा लैमिनार हुड है। जितने भी हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ पैरामीटर्स होते हैं हम सारे इसी में, प्लेटिंग और पोरिंग इसी में ही होती है। यहाँ पे प्लेटिंग पोरिंग होने के बाद ये हमारा बीओडी इंक्यूबेटर है जिसमें हमारा इंक्यूबेशन पीरियड 28 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है, 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, जितने दिनों में आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाए। उसके बाद हम उसमें माइक्रोब्स की संख्या गिनते हैं और उस हिसाब से हम अपना डेटा तैयार करते हैं। वैज्ञानिकों की ये सारी कवायद किसानों के लिए है। कई किसानों का मानना है कि संस्थान की कोशिशों के बाद यहाँ हालात बेहतर हुए हैं और खेती पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मुनाफा दे रही है। हमारे साथ एक किसान हैं, इनका नाम है जालिम सिंह जी। ये इसी चक्राता क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक बड़े किसान हैं। लेकिन इनका ये कहना था कि पहले ये पारंपरिक तरीके से खेती करते थे और अन्न उपज जो होती थी बहुत कम होती थी, लेकिन अभी इंस्टीट्यूट से इनको जो ट्रेनिंग दी है इससे इनको काफ़ी लाभ प्राप्त हो रहा है। तो जालिम जी बताइए किस तरह से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है? सर हमें लाभ इस तरीके से हो रहा है, आज तक हमारे यहाँ जो भी खेती होती थी उसमें पानी वगैरह की दिक्कत होती थी। नीचे प्लेन्स में आने के कारण हमें यहाँ पता लगा सॉइल कंजर्वेशन वालों के साथ काम करके कि इस बांस से भी हम बेनिफिट कर सकते हैं। फिलहाल में मैं डॉक्टर राजेश कौशल जी के साथ कार्यरत रहा 2013 से गांव मेदनीपुर बद्रीपुर में, और आज भी उन्हीं की देखरेख में मैं बेम्बू के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिससे कि हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ये बताइए कि जैसे पहले आपको जो ज्ञान नहीं था कि भाई अपने तरीके से खेती करते थे, तो कितना लाभ प्राप्त हुआ और लोगों को भी लाभ प्राप्त हुआ, क्या बताएं? सर और लोगों को भी हम इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। इससे एक तो हमारी ज़मीन का कटाव बच सकता है, जंगली जानवरों से भी खेती बाड़ी बचा सकते हैं। और किस तरह से लाभ प्राप्त हो रहे हैं हमारे किसान भाइयों को बताएंगे आप? पहले हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, जब से मैं इनके साथ कार्यरत हूँ तब से मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक हुई है। तो जालिम सिंह जी ये बताइए कि हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे साथ जुड़े और इससे बेनिफिट उठाए। सॉइल कंजर्वेशन हमेशा उनके साथ काम करने के लिए तत्पर है। तो किसान भाइयों आपने देखा है कि जो यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद उनकी जो उपज है, उनकी जो प्रोडक्शन है काफ़ी बढ़ गई है और इनका जो लाभ प्राप्त हो रहा है, आई थिंक डबल इनकम हो गई है। जी सर। हाँ जी। जल संकट सिर्फ पहाड़ी हिस्सों की ही समस्या नहीं है, बल्कि मैदानों में भी ये परेशानी देखी जा रही है। भारत के पास कुल 142 मिलियन हेक्टेयर जमीन खेती योग्य है। इनमें से सिर्फ 48% पर ही संस्थागत सिंचाई के साधन हैं। बाकी जमीन बादलों के भरोसे है। बारिश अच्छी हो गई तो ठीक, नहीं तो फसल चौपट। इसलिए यहाँ भी जल संरक्षण उतना ही जरूरी है। दूसरी ओर हमारे पास जोत की जमीन सीमित है। इसी से बढ़ती जनसंख्या की जरूरतें पूरी करनी है तो सीमित जमीन से अधिक उपज लेनी ही होगी। इसके लिए मृदा प्रबंधन भी करना होगा। तो
ये था हमारा आज का कृषि विशेष, मिट्टी, पानी और किसानी। कहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में ना तो जवानी ठहरती है और ना ही पानी, लेकिन अब ये पुराने दौर की बात हो गई है। जिस तरह के प्रयास पहाड़ी क्षेत्रों में किए जा रहे हैं उससे मृदा संरक्षण हो रहा है, जल भी बच रहा है और खेती में भी हम देख रहे हैं कि काफी प्रगति हो रही है। इससे हमारे युवाओं को भी रोजगार प्राप्त हो रहा है। बस आवश्यकता है कि हमारे किसान नवाचार से जुड़े नई तकनीकों को समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। आशा करते हैं कि आज का हमारा कृषि विशेष यानी मिट्टी, पानी और किसानी आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल जरूर करें, अपनी राय भी हम तक पहुंचाएं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आप हमें जरूर सुझाव भेजें और अगर आप चाहते हैं कि किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएं तो भी इसकी जानकारी हमें अवश्य दें। कृषि विशेष के एक नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।